नमस्कार, मैं सुहास शर्मा आप सभी मित्रों को आपका स्वागत करता हूं। परम सम्मानित मेरे मित्रगण एवं इस संबोधन को सुन रहे सभी बड़े बुजुर्गों, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जनता के हाथ में तंत्र अर्थात गणतंत्र स्वतंत्रता को सुरक्षित और विकसित आयाम देता है। इस देश के अंतिम कतार के अंत में खड़ा व्यक्ति भी यहाँ लोकतंत्र की शक्ति से शीर्ष तक पहुँचने की क्षमता रखता है। यह है इस गणतंत्र का महत्व। आइए माँ भारती के चरणों में शीश नवाकर भारत के नए जागरण में सहभागी बने। आज मैं इस देश के जिम्मेदार नागरिक सह विद्यार्थी होने के नाते एक बार फिर से आप सबके बीच कई मुद्दों पर बात करने के लिए इस सोशल मीडिया का प्रयोग किया हूँ और आप सबके बीच में लाइव आया हूँ। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करें और अच्छा लगे तो जो भी हो तो आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आज की इस ऐतिहासिक दिन की इतिहास तो हम सब भली भांति जानते ही हैं कि किस तरह ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, कैसे कैसे तरह मतलब संविधान का निर्माण हुआ। ये सब पिछले साल भी हम लाइव आकर ये सब बताए थे। आप सभी लोग भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी मुद्दा जिस पर बात करनी बहुत आवश्यक है, जिस पे कहीं ना कहीं हम सब भटके हुए हैं, तो आज मैं उन सब मुद्दों पर अपनी बात रखूंगा। सर्वप्रथम देशभक्ति की सही अर्थ को जानेंगे, उसके बाद राष्ट्र निर्माण की आधारशिला क्या है इस पर बात करेंगे। क्या है कि देशभक्ति का इस तरह अभी एक माहौल चला हुआ है कि हर लोग खुद को देशभक्त साबित करने में लगा हुआ है कि मैं देशभक्त हूँ। तो देशभक्ति की सही परिभाषा को आज हम मतलब कोशिश किया हूँ कि अपने शब्दों में पिरोया हूँ और आप सबके बीच रखने का प्रयास किया हूँ। राष्ट्र निर्माण की बात करते रहते हैं लोग अक्सर, तो राष्ट्र निर्माण की वास्तविक आधारशिला क्या है इस पर भी बात हम सब करेंगे। तो इस संबोधन को सुन रहे हैं, अपनी राय रखें कमेंट में और अंत तक सुने। मैं क्रमबद्ध तरीके से सभी मुद्दों पर अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले देशभक्ति। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ देश के प्रति भक्ति का है। देशभक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ देश के प्रति भक्ति का भाव है। देशभक्ति कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी राष्ट्र में दिखा सकता है। देशभक्ति जैसे कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी राष्ट्र में जब ईमानदारी से अपना कार्य करता है तो वह देशभक्ति है। कोई भी कार्य अगर अपनी स्वार्थ भाव से कर रहे हैं जिसमें स्वार्थ नहीं है, यदि स्वार्थ है तब वहां भ्रष्टाचार है। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वह निस्वार्थ नहीं किया है। अर्थात जो भी कार्य देश के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाएगा वह देशभक्ति होगा। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक कुछ पंक्तियां हैं कि महायज्ञ का नायक शेखर गौरव भारत भूखा है। महायज्ञ का नायक शेखर गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्पण ने हिम्मत की परिभाषा दी, जिसके जीवन के दर्पण ने हिम्मत की परिभाषा दी, जिसकी पिस्टल की गोली ने इंकलाब की भाषा दी, जिसकी धरा गुलामी वाली क्रांति ने केतन कर डाली, आज़ादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसकी यथ गाथा भारत के घर घर में सुनाई देती है, जिसकी थोड़ी सी आयु कई युगों से लंबी है, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था। आज़ादी का योद्धा केवल चने चवेना खाता था। आज़ादी का योद्धा केवल चने चवेना खाता था। ये देशभक्ति थी जिसमें देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए बिना कोई स्वार्थ देखे हुए। लेकिन आज क्या है? आज देशभक्ति हम तब दिखाते हैं जब मुझे कोई पद मिल जाए, हमें मुखिया बनाओ, हमें सरपंच बनाओ, तब हम देशभक्ति दिखाएंगे, हमें कोई पद दो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो देशभक्त थे, उनके पास कोई पद नहीं थी। रूखा सूखा खाकर देश के लिए उन्होंने अपनी जो भी योगदान दिया था देश के आज़ादी में। मध्य प्रदेश के रिठास जिले के ढाबरा गांव में रहते थे चंद्रशेखर आजाद। माता पिता गरीब थे और इतने गरीब थे कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और रोटी का भी पैसा नहीं था। एक
कहीं मैंने एक ये प्रसंग मतलब पढ़ा था, लिखा हुआ है किताब में, कि चंद्रशेखर आजाद के एक क्रांतिकारी मित्र जब उनसे एक बार कहने लगे कि तुम्हारे पास पार्टी का फंड रहता है, अंग्रेजों को लूटते हो, इतना पैसा रहता है, उसके बाद भी अपने माँ बाप के लिए 2 वक्त की रोटी का पैसा क्यों नहीं भेजते हो? तो उन्होंने कहा, उन्होंने 2 उत्तर दिया। आप सब जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, अपनी राय रखिएगा कि वो जो 2 उत्तर दिए हैं, क्या आज कोई दे पाया है, क्या आज दे पाएगा? आज वो 2 उत्तर यह था, उन्होंने पहली उत्तर यह दिया उस क्रांतिकारी मित्र को, उन्होंने कहा माता पिता केवल मेरे ही नहीं हैं, और भी क्रांतिकारी के हैं और भी देशभक्त के हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, दिल दहल जाएगा सुनकर, जो गूज़बम्प्स होता है ना, वो होता है। उन्होंने दूसरी बात कहा कि जिस दिन तुम्हें यह लगेगा कि अब तुम हमारी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो, मुझे बताना, मेरे पिस्टल की 2 गोली उनके सीने में भी उतरकर उनकी सेवा कर जाएगी। ये थे देशभक्त, जो देश के लिए अपने माँ बाप को गोली मारने के लिए तैयार थे। उससे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? देशभक्ति के लिए महाराणा प्रताप के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़ा था क्या? ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है, ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है, और देशभक्ति के खातिर हांडी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है, और देशभक्ति के खातिर हांडी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। ये है देशभक्ति। इन सभी उदाहरणों से इतना तो स्पष्ट है कि पहले देशभक्ति बहुत कठिन हुआ करती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश भिड़ जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता है। आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। आज मेरे अनुसार आज आप देशभक्ति को बड़े ही सरल तरीके से कर सकते हो। इतना भी सरल नहीं कि फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे 2 दिन, आज जैसा कि दिन भर आज आप लोग देखे होंगे, आज 26 जनवरी के दिन की जो भी है स्टेटस यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। इतना भी सरल नहीं, इतना भी सरल नहीं कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रखकर खुद को देशभक्त कह दें और फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दें। इतनी भी सरल नहीं। अगर आज आप अपना कार्य पूरी लगन से करते हैं, चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे एक अफसर हो, चाहे एक नेता हो, अगर आप अपनी कार्यों को सही ढंग से कर रहे हो तो वो देशभक्ति है। अगर एक विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करता है, अभी जैसे कि पिछले वर्ष कोरोना 1 साल पूरे इस देश को प्रभावित किया, पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज कोरोना के वैक्सीन कौन बनाया? इंडिया बनाया। उसको कौन बनाया? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन थे? एक समय के विद्यार्थी रहे होंगे। आज के कोई विद्यार्थी कल को फिर कहीं कोई बड़ा वैक्सीन, मतलब कुछ देश के योगदान में काम आएगा, तो वो भी एक देशभक्ति है। उन्होंने उस टाइम अच्छे से पढ़ाई की है, तो आज वैक्सीन जो कि पूरे विश्व को इस कोरोना के संकट से उबारने का काम किया। तो अगर आप एक विद्यार्थी हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, वो भी एक देशभक्ति है। अगर आप एक गार्जियन हो, अगर आप एक शिक्षक हो, अपने विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हो, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा संस्कार के साथ प्रदान कर रहे हो, तो आप भी एक देशभक्त हो। देशभक्ति जरूरी नहीं है कि सीमा पे जाकर लड़ें, खुद को शहीद करें, वही देशभक्ति है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम वहां नहीं हैं तो हम क्या दिखाएं देशभक्ति, घर से क्या देशभक्ति दिखा सकते हैं, पहले मुझे सेना में जाना है। सेना में जाना ठीक है, वो देशभक्ति है, मानते हैं, लेकिन आप जहां पे हो वहां से भी आप देशभक्ति को दिखा सकते हो, वहां से भी आप देशभक्ति साबित कर सकते हो, अपने आप को देशभक्त बना सकते हो, अपने आप को देशभक्त बोल सकते हो कि मैं देशभक्त हूं, जब आप अपनी कार्य को अच्छे से करते हो। आप जिस पद पे हो, आप जिस जगह पे हो, आप जिस कार्य को कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, आप एक मीडिया, आप अगर एक जर्नलिस्ट हो, आप अगर एक शिक्षक हो, आप अगर एक पुलिस पदाधिकारी हो, आप अगर एक किसान हो, अपनी अपनी कार्यों को ईमानदारी से कर रहे हो, वो एक देशभक्ति है। जो समझा कि देशभक्ति की क्या परिभाषा होता है, मैंने जो भी
मुझे पढ़ने को मिलती है। अभी मैं स्नातक फर्स्ट ईयर का मैं छात्र हूँ, तो मैं जो भी पढ़ता हूँ तो मैं स्वामी विवेकानंद का कुछ पुस्तकें पढ़ी है, मैं सुभाष चंद्र बोस का उनका भी कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ा। तो सब जगह स्वामी विवेकानंद का जब उनका एक लाइन है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोचते हो, सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर है। तो ये सब जब उनका मैंने पढ़ा तो, और भी बहुत सारा विचार को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, देशभक्ति दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े अफसर बन जाएं या बहुत जगह वो सब बड़ा ओहदा पे चले जाएं तब दिखाएं। देशभक्ति हम कहीं से भी दिखा सकते हैं। मुझे ऐसा आभास हुआ, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने उन सभी बातों को आज आप सबके बीच रखने का काम किया। अब सेकंड चीज जो कि राष्ट्र निर्माण क्या है, पहले जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण होता क्या है। तो राष्ट्र निर्माण उन्नति की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। एक प्रसंग है कि एक बार एक पिता, मैंने यूट्यूब पे ही कभी सुना था किसी के संबोधन में कि एक प्रसंग है कि एक बार एक पिता अपने पुत्र को एक पिता अपने एक शरारती पुत्र को ध्यान केंद्रित करवाने के लिए क्या किए कि फटी मानचित्र के टुकड़ों को उसे देकर बोले कि इससे भारत का मानचित्र बनाओ, इससे भारत का मानचित्र तैयार करो। उन्हें लगा कि इससे वो उन्हें थोड़ा देर फ्री छोड़ेगा और उसका ध्यान कहीं केंद्रित होगा। बच्चा तुरंत गया और 2 मिनट में बनाकर लाकर दे दिया। वो पिताजी जो उसके थे बड़ा हैरान हुए और बच्चे से पूछे, तुमने इतनी जल्दी इसे आसानी से कैसे कर दिया? जो बच्चा ने जवाब दिया उस वक्त, वही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है दोस्तों। उस लड़का ने कहा, पिताजी मानचित्र के दूसरे तरफ इंसान बना हुआ था, मैंने इंसान को बनाया, हिंदुस्तान अपने आप बन गया। आज बस इसी प्रसंग की भाव को साकार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर राष्ट्र निर्माण की योगदान में सहायता दे सकता है। हमें अपने चरित्र के निर्माण करने की आवश्यकता है, राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाएगा। हिंदुस्तान आज विश्व का सबसे युवा देश है। किसी शायर ने कहा था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो आज जो ये जो शायर जो उस टाइम जो शायर बोले थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज हिंदुस्तान तो विश्व का सबसे युवा देश में, विश्व के युवा देश में प्रथम स्थान पर आता है। हमारी जनसंख्या का 65% जो है जो युवा है। 18 से 20 वर्ष के लोग हैं जो 65% हैं, और शायद 70 या ऐसा ही कुछ जो है, जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, जो 12 से 18 बहुत दिनों तक हम लोग और रहने वाले हैं युवा। ऐसा नहीं है कभी हैं, बहुत आने वाले कई सालों तक हम लोग युवा रहेंगे भी। युवा शक्ति के सकारात्मक सदुपयोग करना होगा। इसमें केवल विद्यार्थियों युवा लोगों का योगदान की आवश्यकता नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक लोग की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, समाज में जो अनुभवी लोग हैं, उनकी देखभाल की आवश्यकता है। युवा शक्ति की सकारात्मक संतुलित उपयोग करना होगा। कहते हैं युवा वायु के समान होता है। युवा वायु को जब उल्टा किया जाता है तो युवा बनता है। युवा है जो वायु का उल्टा, जैसे शब्द से भी आप देख सकते हैं, युवा को अगर उल्टा करते हैं तो वायु बनता है। तो वायु जब पूर्वाई के रूप में धीरे धीरे चलती है तो सबको अच्छी लगती है। मैं समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप सबको, जो जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे इस बात को ध्यान से समझिएगा कि युवा का उल्टा होता है वायु। वायु और युवा का जो उसमें दोनों में बस
फर्क है कि इसमें वायु है, उसमें युवा, मतलब उल्टा। तब युवा का उल्टा होता है वायु। तो वायु जब पूर्वाई के रूप में धीरे धीरे चलती है तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन वही वायु जब तेज आंधी के रूप में सबको बर्बाद करने वाली आंधी के रूप में चलती है तो किसी को अच्छी नहीं लगती, सब लोग अपना अपना खिड़की बंद कर लेते हैं। तो बस इसी चीज को समझने की जरूरत है। हमें इस पूर्वाई यानी कि इस युवा शक्ति का प्रयोग विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में करना होगा। अगर हम युवा शक्ति का संतुलन उपयोग कर लेते हैं तो विश्व गुरु ही नहीं बल्कि विश्व का निर्माण करने वाला विश्वकर्मा बन सकते हैं। अब अपनी बात को कुछ देर रखा और इसी के साथ मैं अपनी संबोधन को समाप्त करता हूँ। मेरा जाने का मतलब ऐसा नहीं था कि आप लोग लाइक कमेंट करो, बस था कि मैं इस देश के नागरिक सब विद्यार्थियों ने के नाते अपनी कुछ बात रखने की इच्छा हुई। मेरा जो कॉन्शियस है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, माई कॉन्शियस सजेस्ट मी टू पुट माई व्यू ऑन रिपब्लिक डेज एंड देशभक्ति। सो I did this. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।